हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग एलटी लेक्चरर केवी या एनवीएस टीजीटी और पीजीटी वनडे एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आपका दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ डबल्ड फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हैं तो मोमेंटम में क्या फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी K इज़ इक्वल टू, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, काइनेटिक K इज़ इक्वल टू हाफ mv² होता है। वहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं K इज़ इक्वल टू p²/2m। ठीक है, K इज़ इक्वल टू p²/2m। तो यहाँ से हमारे पास देखिए तो मोमेंटम P इज़ इक्वल टू हो जाएगा √2m × K। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास मोमेंटम इनिशियली P1 हम मोमेंटम मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी K1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2m ट्वाइस ऑफ K1। तो इस K1 को आप अंडरूट से बाहर ले लीजिए तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ अंडरूट ट्वाइस ऑफ m K1। इसका मतलब कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, P2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ क्या, √2 टाइम्स ऑफ P1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या चेंज आ गया, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया, न्यू मोमेंटम P2 है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास P1 था, तो इज इक्वल टू कितना हो गया √2। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स का फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। किस पर काइनेटिक मोमेंटम पर कितना चेंज आ जाएगा, √2 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता हमारे पास। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज या इट इज़ यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है इट इज़ अ करेक्ट, तो हमारे पास रहेगा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमिना पर बेस्ड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को क्या करता है, कम या ज़्यादा, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ़ इन अ ट्रांसफार्मर कीपिंग द पीक वोल्टेज, ये पीक होना चाहिए, पीक वोल्टेज द प्राइमरी कॉइल द सेम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम 50 to 60 हर्ट्ज, देन द वोल्टेज इन द ट्रांसफार्मर कॉइल। ध्यान से समझें क्या कह रहा है, इफ़ इन अ ट्रांसफार्मर कीपिंग द पीक वोल्टेज द प्राइमरी कॉइल सेम, प्राइमरी कॉइल की फ्रीक्वेंसी को हम सेम रखते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल की फ्रीक्वेंसी को हम सेम रखते हैं, और वो हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम 50 to 60 हर्ट्ज। तो अब आगे क्या कह रहा है कि 60 हर्ट्ज, तो अब आपसे कह रहा है कि द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। आपको समझना है, ध्यान से समझना है, किसी भी ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी, वैसे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब देखो फ्रीक्वेंसी में चेंज का वोल्टेज पे कोई चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे जो है ट्रांसफार्मर से कभी भी करंट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास विल रिमेन अनचेंज, इसकी जो वोल्टेज होगी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, विल रिमेन अनचेंज। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एडी करंट। ठीक है, स्लाइड पर आप देखेंगे तो एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एडी करंट कब प्रोड्यूस होती है, जब भी आप किसी मेटेलिक पीस को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं। ठीक है, किसी मेटेलिक पीस को आप क्या कराते हैं,
वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, किसी मेटेलिक पीस से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करता है तो उससे एडी करंट प्रोड्यूस्ड होती है, रोटेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड होती है। तो इसका जो आंसर्स है वो आंसर जो आपका ऑप्शन ए है, मेटेलिक पीस, अब मेटेलिक पीस इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास सही आंसर होगा। ठीक है, स्टेडी करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी क्या होगा आपके पास, तभी उस पर क्या प्रोड्यूस होगी, एडी करंट प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है, इन अ लॉरेंज इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी विच वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। लॉरेंज इक्वेशन देखिए, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, हमारे पास मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज इक्वेशन, या लॉरेंज ने क्या कहा था, इस पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा होता है, या इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसी को लिखा जाता है वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू होता है बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, हमेशा ध्यान रखेंगे अगर चार्ज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें, स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वाइब्रेटिंग चार्ज है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज अगर हमारे पास है तो वो क्या करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारे पास है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखें, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।